वेलकम टू एचके लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द पिलर ऑफ ऊप। ऊप का एक पिलर होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि इसके नाम से डिस्क्राइब है कि ये एक्चुअली कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। वन इज पॉली एंड अदर इज मॉर्फ। सो पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फ मींस फॉर्म्स, यानी कि ऐसी चीज जिसमें एक चीज की मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम कंबाइंड देखें तो ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग मैनी फॉर्म्स, कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब when the same entity, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो फंक्शन हो, behave differently in different scenarios, it is known as polymorphism। कि जब एक ही चीज, एक ही एंटिटी, चाहे एक फंक्शन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, जब वो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। ये आपका एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, कभी वो एक तरह से बिहेव करता है, वही ऑब्जेक्ट कभी दूसरी तरह से बिहेव करता है, यानी कि उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। एक चीज की, एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको एक रॉ एग्जांपल में बताऊं तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है मेक साउंड का। अब मेक साउंड का फंक्शन आपके पास दो क्लासेस में है। अब एक क्लास में जब आप एक ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करते हैं तो कभी वो मू का ऑब्जेक्ट चलता है जो कि एक क्लास के अंदर है, कभी वो म्यू का ऑब्जेक्ट चलता है जो कि दूसरी क्लास के अंदर है। तो आपका एक ही फंक्शन है मेक साउंड, लेकिन कभी वो इस वाले को फंक्शन को चला रहा है, कभी ये फंक्शन इस वाली फंक्शन को चला रहा है। तो इसको आप बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ये होता है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। इसकी मजीद डिटेल्ड एग्जांपल और डिटेल्ड बात इसकी हम कोडिंग में जाके करेंगे। पहले इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब आपसे पॉलीमॉर्फिज्म का पूछा जाता है इंटरव्यूज में और आप उसका करेक्ट आंसर कर देते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और एग्जांपल भी आप उसकी दे सकते हैं, देन उसके बाद आप को उसकी टाइप्स पूछी जाती हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म किस किस तरह की होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम होती है और रन टाइम होती है। दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहती हैं। इसके ये दोनों नाम है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन पे बात करते हैं और इनको देखते हैं कि किस तरह से अचीव की जाती हैं। इसमें हम ऊप के और काफ़ी कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो अगर किसी एमसीक्यू में, किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में, इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसके साथ एक और चीज एसोसिएटेड है, दैट इज अर्ली बाइंडिंग। आपको ये भी कहा जा सकता है कि अर्ली बाइंडिंग कौन सी किस में होती है, कंपाइल टाइम में होती है या रन टाइम में होती है। तो आपने इसको याद रखना है कि जो अर्ली बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दैट रिजॉल्व्स एट कंपाइल टाइम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट रिजॉल्व्स एट कंपाइल टाइम, कि कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होती है। और इसकी ये एग्जांपल है अर्ली बाइंडिंग की। इसका मतलब देखते हैं। देखें, जब आपका एक सोर्स कोड होता है, जब आपका एक सोर्स कोड होता है और वो सोर्स कोड आपका ट्रांसलेट होता है आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और वो फिर फाइनली आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज होता है, जो आपका एक्चुअली कोड चलता है कंपाइलर पे। अब जब आपका कोड सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो रहा होता है तो आपका कंपाइलर कुछ चीज़ों की बाइंडिंग कर रहा होता है, कुछ चीज़ों की आपका कंपाइलर बाइंडिंग कर रहा होता है। तो जब इस वक्त जब आपका कोड ट्रांसलेट हो रहा है, ऐसी चीज़ें जिनकी बाइंडिंग ट्रांसलेशन के वक्त होती है, इसको हम बोलते हैं कि ये अर्ली बाइंडिंग है। इसको हम बोलते हैं कि ये अर्ली बाइंडिंग है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्टार्ट में बाइंड नहीं होती। जब आपका कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होता है, कुछ चीज़ें उस वक्त बाइंड होती हैं। तो इसको आप बोलते हैं लेट बाइंडिंग। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो रहा होता है, ट्रांसलेट हो रहा होता है, तो उस वक्त जिन चीज़ों की बाइंडिंग होती है, आपके कुछ वैल्यूज़ की, वेरिएबल्स के साथ बाइंडिंग होती है या डिफरेंट चीज़ों की बाइंडिंग होती है, इस वक्त जो बाइंडिंग होती है अर्ली स्टेज पे होती है, इसलिए इसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपाइलर आपका एग्जीक्यूशन के वक्त देखता है, एग्जीक्यूशन के वक्त बाइंड करता है, उसको आप लेट बाइंडिंग बोलते हैं।
तो जो स्पेसिफिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपकी अर्ली बाइंडिंग की भी एक एग्जांपल है। कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये अर्ली बाइंडिंग के वक्त ही आपका कंपाइलर देख लेता है कि मैंने किसको किससे बाइंड करना है। इसके एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर होगा कि इस बात का क्या मतलब है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह से अचीव की जाती है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दें कि किस तरह से हम कोड में कर सकते हैं, तो ये आप दो तरह से कर सकते हैं। आप फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू कर सकते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि आपको इन दोनों में से एक हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल भी देख सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो इनमें से मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग की कोडिंग एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह से आपका कोड अर्ली बाइंडिंग को देखता है और वो कंपाइल टाइम पे बाइंड होता है। लेकिन पहले इन दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग रफली होती क्या है, तो वो आपको पता हो। तो ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हों जिनके सेम नाम हो, जिनके नाम एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो। अब पैरामीटर्स में यहाँ तो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कि अगर एक फंक्शन के दो हैं तो दूसरे के तीन हो, नाम बिल्कुल उनका सेम है, तो ये आपकी एग्जांपल हो सकती है। या उनकी डाटा टाइप पैरामीटर्स की डिफरेंट हो, कि अगर आपके दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनके नाम सेम है और उनके पैरामीटर के नंबर भी सेम है, यानी कि दोनों में दो दो पैरामीटर्स हैं, तो तब उनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट हो, ताकि कंपाइलर को ये रिकॉग्नाइज करने में इजी हो कि किस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। इसके अलावा फंक्शन ओवरलोडिंग की कंप्लीट एक एग्जाम्पल वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। कि अगर आप मजीद डिटेल फंक्शन ओवरलोडिंग की स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सेपरेटली भी पूछा जाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो उस पे भी एक वीडियो है कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि हम जब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल्स हों, लाइक हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल्स हों इंट ए और बी, हम इंटीजर वेरिएबल्स को जमा करना चाहें, क्योंकि जो इंटीजर टाइप है ये आपकी प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो अगर आप ए और बी को ऐड करना चाहें तो आप जस्ट प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपके पास प्रिमिटिव टाइप नहीं है, आपके पास यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं, इनके क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपके पास एक क्लास है फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर्स की, कम्प्लेक्स की दो क्लास है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास दो जो ऑब्जेक्ट हैं, कम्प्लेक्स के दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ए और बी, इन दोनों में कम्प्लेक्स नंबर हैं। आप चाहते हैं कि इन दोनों को कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर भी ऐड हो जाते हैं। तो वो आप जनरली इस तरह से नहीं कर सकते। आप ये प्लस के ऑपरेटर के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि ये जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं ये प्रिमिटिव टाइप्स के साथ चलते हैं, लाइक वो प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके ये जो ऑपरेटर्स हैं जिस तरह से प्रिमिटिव टाइप के साथ ऐसा होता है, आपकी यूजर डिफाइंड टाइप के साथ भी ऐसा हो, तो फिर आपको उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ता है। ओवरलोडिंग से ये होता है कि जब आप उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर देती हैं, तो फिर वो आपका उसी तरह ही काम करते हैं जिस तरह वो आपके प्रिमिटिव टाइप्स के साथ काम करती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी भी एक अलग वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं कि कंप्लीट ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। अभी जस्ट यहाँ पर क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म है और उसकी जो टाइप्स हैं, इसलिए इसकी मज़ीद डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। इस पे सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। जहाँ पर मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ उसका, क्या आप वर्बली बता सकें इंटरव्यू में कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। अब यानी कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अब आप उन कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं और आपने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया है, तो आप जिस तरह से इंटीजर को ऐड करते हैं ऐसे आप दो कम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया है। ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जो कि ओवरलोड नहीं होते। ये भी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये तो दो तरीके हैं जिनसे हम अपनी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो इस आगे नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का थोड़ा सा कोड के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इसको बाइंड कर रहा होता है। ये फंक्शन ओवरलोडिंग की भी आपको इससे एग्जांपल पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। एक फंक्शन है डिस्प्ले का, एक फंक्शन है सपोज डिस्प्ले का फंक्शन है और ये आपकी दो इंटीजर वैल्यूज लेता है, लाइक इंटीजर ए, इंटीजर बी, और आपके ये डिस्प्ले करवा देता है दोनों इंटीजर वैल्यूज को, लाइक ए को भी एंड
बी को भी, ये आप ए और बी को डिस्प्ले करवा देता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ सेम नाम का। अब यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है कि फंक्शन का नाम एग्जैक्टली सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, या तो उनके नंबर डिफरेंट हो। नंबर का मतलब है कि पहले वाले फंक्शन में आप देख सकते हैं कि दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। इस फंक्शन के अंदर हम इंट ए, इंट बी और इंट सी तीन वेरिएबल्स, तीन पैरामीटर्स ले लेते हैं और हम इन तीनों को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। तो यहाँ पर आप तीन वेरिएबल्स को आपने डिस्प्ले करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन का नाम सेम है लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब जब आप मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले, तो यहाँ पर जब आप पैरामीटर देंगे, अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसने इस वाले डिस्प्ले को कॉल करना है कि इस डिस्प्ले को कॉल करना है, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है। तो इसके अंदर कंपाइलर आपके पैरामीटर से पहचानता है कि मैंने किसको कॉल करना है। सपोज अगर आप लिख देते हैं 2 3 तो कंपाइलर की जो कॉल जाएगी वो ऐसे फंक्शन डिस्प्ले के फंक्शन को जाएगी दैट रिसीव्स टू पैरामीटर्स, जो कि ये है। और अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4, तो कंपाइलर ऐसे डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेगा जो आपके पास तीन वैल्यूज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जब कोड चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्री डिफाइंड होती है चीज़, यहाँ पर कंपाइलर को कोई बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। जैसे ही आप कंपाइल यहाँ पे इसकी वैल्यूज देते हैं, कंपाइलर को यहाँ पर ही पता चल जाता है कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये अर्ली बाइंडिंग होती है जो कि स्टार्ट में ही हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ पर मैं कोमा 5 कर दूं, यानी कि मैं ऐसा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो कि चार पैरामीटर रिसीव कर रहा है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन नहीं है। तो कंपाइलर ने यहाँ पर ही मुझे एरर दे दिया, इसको हाईलाइट कर दिया कि ये जो कोई ओवरलोडेड फंक्शन इस तरह का नहीं है। क्योंकि अगर आप एरर की स्टेटमेंट भी पढ़ें तो वो भी यही कह रही है कि नो इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन डिस्प्ले मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट, कि आप चार इंटीजर वाला कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि आपके इस कोड में हो, इसलिए उसने एरर दिया यहाँ पर। तो ये वो बाइंडिंग है, कंपाइलर अब इस कॉल को फंक्शन के साथ बाइंड कर रहा होता है। अब ये अर्ली स्टेज पे बाइंडिंग हो रही है। अब आप अगर इसमें से दो वैल्यूज को रिमूव कर दें तो ये एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप कंपाइलर ने अपने आप को पता चल गया कि मैंने अपने आप को इसके साथ बाइंड करना है। और अगर आप इस पे माउस भी रखें तो आप देखेंगे कि इसने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया है। और अगर आप एक और वैल्यू देख के फिर इसको क्लिक करें तो आप कंपाइलर ने इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये इसको कॉल जानी है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। ये कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इसको बाइंड कर रहा होता है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, के कभी डिस्प्ले का फंक्शन ये वाला डिस्प्ले बन जाता है, कभी डिस्प्ले का फंक्शन ये डिस्प्ले बन जाता है, कि नाम एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है, कभी वो इसको चलाता है कभी वो इसको चला रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अब डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म होती है कि जिसके अंदर कंपाइलर रिजॉल्व करता है रन टाइम पे, यानी कि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा होता है कोड को, तो उस वक्त वो डिसाइड करता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसके साथ बाइंड करना है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने बाइंड किसके साथ करना है, ये वो रन टाइम पे देख रहा होता है जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज एग्जांपल ऑफ लेट बाइंडिंग, कि ये लेट बाइंडिंग है। अर्ली स्टेज पे कंपाइलर नहीं कर सकता, ये कंपाइलर को पता ही नहीं चलता कि किसको किससे बाइंड करना है। हाँ, जब आप फंक्शन चला रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब कंपाइलर इसको बाइंड कर रहा होता है। अब ये अचीव कैसे होती है, ये भी इसका भी एक मेथड है अचीव का। ये अचीव होती है बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, या वर्चुअल फंक्शंस भी कह सकते हैं। ये अचीव होती है फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू, कि जब फंक्शन ओवरराइडिंग का एक कंसेप्ट है, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया दैट वाज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इनमें भी डिफरेंस आपका पूछा जाता है, जो कि एक आपको अलग सी वीडियो में भी मिल सकता है। यहाँ पर भी हम डिटेल बात करेंगे थोड़ी सी फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि आपके दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐसे हों जिनके नेम बिल्कुल सेम हो, जस्ट लाइक ओवरलोडिंग, लेकिन इनके अंदर पैरामीटर्स भी सेम हो, यानी कि एग्जैक्टली सिग्नेचर सेम हो, फंक्शंस का नाम भी सेम और उनके पैरामीटर्स भी सेम, लेकिन उनमें से एक फंक्शन आपका पेरेंट क्लास में पड़ा हो और एक फंक्शन आपका चाइल्ड क्लास में पड़ा हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं तो इसके लिए इनहेरिटेंस होना लाजमी है, क्योंकि अगर इनहेरिटेंस होगी तभी आपका पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा ना। ये आपका पेरेंट है और ये आपका नीचे वाला चाइल्ड है। तो एक फंक्शन जिसका नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, लेकिन एक फंक्शन उसमें से पड़ा हुआ है आपका पेरेंट में और एक फंक्शन पड़ा हुआ है आपका चाइल्ड में, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को कोड के थ्रू देखते हैं।
कि किस तरह से ये इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे ये हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमें बनानी पड़ेंगी क्लासेस, क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए हम एटलीस्ट दो क्लासेस बनाएंगे, एक को दूसरे में इनहेरिट करेंगे और देन फंक्शनों को ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज सैम्पल क्लास ए। इस क्लास के अंदर एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं हम डिस्प्ले। और इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देते, इसमें हम डिस्प्ले जस्ट करवा लेते हैं डिस्प्ले ऑफ ए, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये आपकी क्लास ए का डिस्प्ले का फंक्शन है। और इसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बी। और अब इस क्लास में क्लास ए को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कॉलन पब्लिक ए, तो ये मैंने इनहेरिट कर लिया। अब फंक्शन ओवरराइडिंग ये होती है कि आपका फंक्शन का नाम और पैरामीटर एग्जैक्टली पूरा फंक्शन का सिग्नेचर सेम हो। तो हम इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे से कॉपी करके क्लास बी में डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ डिस्प्ले ऑफ बी, जिससे हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि इस डिस्प्ले को कॉल गई है या इस डिस्प्ले को कॉल गई है। अब यहाँ पर एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम क्लास ए का, जो कि एक पेरेंट क्लास है। क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर बेस्ड ऑब्जेक्ट, और ये रेफर कर रहा है क्लास ए को ही। अब मैं कॉल करता हूँ ए का डिस्प्ले। अब यहाँ पर चीज़ जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है कि मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि पेरेंट क्लास थी, और ए को ही रेफर कर दिया और उसका डिस्प्ले कॉल किया। अब डिस्प्ले ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। अब तक क्वेश्चन इसके किसका डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा। तो अब अगर जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फॉर श्योर है कि ए का डिस्प्ले का फंक्शन ही चलेगा, क्योंकि और ए का ऑब्जेक्ट है और रेफर भी ए को ही कर रहा है, सो देयर इज नो चांस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बीस डिस्प्ले। सिर्फ ए का डिस्प्ले चलेगा। जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ए का डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा, और यहाँ पर लिखा आ गया डिस्प्ले ऑफ ए। अब यहाँ पर एक मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और उस चेंज से ही आपको फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ए का फंक्शन कॉल करता, मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन दिस टाइम मैं बी को रेफर कर देता हूँ कि मैंने ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने बी को रेफर कर दिया। ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए क्लास का, लेकिन वो बी को रेफर कर रहा है। अब ए के अंदर भी आपका डिस्प्ले का फंक्शन मौजूद है, और बी के अंदर भी डिस्प्ले का फंक्शन मौजूद मौजूद है विद एग्जैक्ट सिग्नेचर। एग्जैक्ट सिग्नेचर के साथ आप में ए में भी डिस्प्ले है और बी में भी डिस्प्ले है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिस्प्ले का फंक्शन ए का चलेगा जिसका ऑब्जेक्ट है, या बी का चलेगा जिसको वो रेफर कर रहा है। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा वो ए का ही चलेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। अब इस वक्त आपने देखा कि ए का ऑब्जेक्ट जब बी को रेफर कर रहा है, तो आपका डिस्प्ले का फंक्शन चला है ए का ऑब्जेक्ट था। ये बस आपने याद रखना है कि ये ए का ऑब्जेक्ट था। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ए के ऑब्जेक्ट से बी का फंक्शन कॉल करूँ, क्योंकि ए के ऑब्जेक्ट से ए का डिस्प्ले तो कॉल हो रहा है, लेकिन अब ए के ऑब्जेक्ट से बी का डिस्प्ले कॉल करना है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि ए के ऑब्जेक्ट से कभी ए का फंक्शन कॉल होगा, ए के ऑब्जेक्ट से कभी बी का फंक्शन कॉल होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन कभी वो ए के फंक्शन को कॉल करता है, क्लास ए के फंक्शन को कॉल करता है, कभी वो क्लास बी के फंक्शन को कॉल करता है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बी का फंक्शन कॉल करूँ, तो इसके लिए मुझे वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ए का डिस्प्ले फंक्शन है, यानी कि पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ओवरराइडेड फंक्शन है। पेरेंट क्लास का जो आपका फंक्शन है उसको मैं बना देता हूँ वर्चुअल बाय राइटिंग दिस कीवर्ड वर्चुअल। अब ये जो फंक्शन है ये बन गया है वर्चुअल। अब इसी कोड को जब मैं दोबारा चलाऊंगा, जो कि पहले ए का डिस्प्ले प्रिंट करवा रहा था, क्योंकि इस कोड को मैंने चेंज नहीं किया, पहले ये कोड ए का डिस्प्ले का फंक्शन प्रिंट करवा रहा था। अभी जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने बी का डिस्प्ले का फंक्शन प्रिंट करवाया। तो यानी कि हुआ ये कि एक ऑब्जेक्ट था, कभी वो एक ए को कॉल करता है, ए के फंक्शन को कॉल करता है, कभी वो बी के फंक्शन को कॉल करता है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे और जो हमने पहले डिस्कस भी की है, कि आपकी लेट बाइंडिंग होती है। इसमें कंपाइलर को पहले ये पता नहीं चलता कि किसको कॉल करना है। कंपाइलर जब आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो इस दौरान कंपाइलर को ये नहीं पता चलता कि मैंने किसका डिस्प्ले को कॉल करना है, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है ये रन टाइम पे होता है कि जब कंपाइलर ने आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तब वो देखेगा कि किसका ऑब्जेक्ट है, किसको रेफर कर रहा है, कौन सा वर्चुअल है, उसके मुताबिक
वो वहाँ पर डिसीजन लेता है कि किस क्लास के फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो इसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, क्योंकि ये लेटर स्टेप्स में होती है कि जब आपका कोड एग्जीक्यूशन मोड में होता है तब ये चीज़ आपकी डिसाइड होती है कि किसके फंक्शन को कॉल करना। तो ये आपका कंसेप्ट होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का।